नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूथ कंपटीशन की बुक असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन है और उसी के रिगार्डिंग मैं मटेरियल साइंस का ये चैप्टर मैकेनिकल टेस्टिंग लेकर आया हूं। पसंद आए तो दोस्तों इसे शेयर करिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि मैं और भी इससे जुड़े हुए किताब के जो सेक्शन है वो फटाफट कंप्लीट कराता चलूँ। आपका सपोर्ट यदि रहता है तो बहुत अच्छा होगा ताकि अपना मनोबल बढ़ता चले। चलिए उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल अपन क्वेश्चंस को देखते हैं। मैकेनिकल टेस्टिंग में क्या क्या है और कितने क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं उन सभी को अपन करते हैं। सवाल नंबर एक जो कि यहाँ पे 322वें नंबर पर है, इसमें एक मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे क्वेश्चन है कि डक्टिलिटी, टफनेस, इंड्योरेंस लिमिट और रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, इसमें क्या क्या आएगा। तो देखो, डक्टिलिटी टेस्ट जो होता है वो किस में होता है, तो डक्टिलिटी टेस्ट होता है आपका, ये होगा टेंशन, ठीक है। टफनेस टेस्ट जो होती है वो होती है आपकी इम्पैक्ट टेस्टिंग, है ना। इंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, बार बार उसे मोड़ने से क्या होता है, फटीग होता है, फटीग टेस्टिंग होती है। और रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, तो रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन अपन क्या करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हार्डनेस चेक करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी जो मैच द फॉलोइंग है वो पूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द नोच एंगल ऑफ द आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट स्पेसिमेन इज। तो देखो, जो नोच एंगल है, द नोच एंगल ऑफ द आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट स्पेसिमेन इज 45 डिग्री। कितना बताया हुआ है, 45 डिग्री। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही और भी चीजें लिखी हैं, उसको भी पढ़ते हैं। क्या लिखा है, 4P और आइजो ये टेस्ट होते हैं। देखो, 4P टेस्ट जो होता है वो कैंटिलीवर बीम पे करते हैं। आइजो टेस्ट जो होता है वो किस पर करते हैं अपन, जो सिंपली बीम्स होती हैं, ठीक है। इसको और बता दूंगा मैं। देखो, यहाँ पे लिखा है 4P और आइजो टेस्ट आर द टू टफनेस टेस्टिंग मेथड used for impact testing of material. Both the method have B-notch angle of 45 डिग्री। मतलब 4P टेस्ट और आइजो टेस्ट के लिए जो नोच है, वी नोच एंगल है, वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। एंड द सेम डेप्थ ऑफ नोच इन दोनों की जो होगी, डेप्थ ऑफ नोच होगी वो कितनी होगी, 2 mm की होगी। तो सवाल ध्यान रखिएगा नोच एंगल आइजोट इम्पैक्ट टेस्ट और 4P टेस्ट के लिए 45 डिग्री होगा और डेप्थ ऑफ नोच जो है वो 2 mm होगा। ब्रेनेल और रॉकवेल हार्डनेस वैल्यू आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल अप टू अ हार्डनेस ऑफ। तो ब्रेनेल एंड रॉकवेल हार्डनेस वैल्यू आर द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल अप टू द 300 kg पर mm², ठीक है। इसके साथ द एग्जाम्पल ऑफ H50 मीन्स हार्डनेस व डिटरमाइंड अंडर द लोड ऑफ 50 kgf। मतलब क्या कह रहा है कि देखो, ब्रिनेल और रॉकवेल हार्डनेस वैल्यू आइडेंटिकल होते हैं, जो है हार्डनेस के लिए वो लगभग कितनी है, 300 kg पर mm², ठीक है। 300 kg mm² पर इसका हार्डनेस का अपना जो टेस्टिंग है। इसके अलावा एग्जाम्पल लिखा है, मान लो H50, इसका मतलब क्या होगा कि हार्डनेस व डिटरमाइंड अंडर द लोड ऑफ 50 kg, मतलब 50 kg के लोड पर ये टेस्ट होगा। द रॉकवेल हार्डनेस कंसाइड विद द ब्रिनल हार्डनेस नंबर अप टू द वैल्यू ऑफ कितना, 450 kgf पर mm², ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन द रॉकवेल टेस्ट द हार्डनेस ऑफ बी स्केल। भाई देखो, इसमें स्केल होते हैं, है ना। कौन से स्केल पर कौन सा का वर्क होता है, तो रॉकवेल में ए बता देते हैं, लिखे भी हैं इसमें, A B C, है ना, के, ठीक है, E&M, ऐसे टेस्ट होते हैं, इनको अपन पढ़ते हैं। देखो इसमें लिखा है रॉकवेल ए स्केल। रॉकवेल ए स्केल 60 kg के लिए होता है। यहाँ पर 60 kg विथ डायमंड इंडेंटर इज यूज फॉर स्टील एंड सिमिलर हार्ड अलॉय, ठीक है। मतलब जो स्केल रॉकवेल ए स्केल है, 60 kg विथ डायमंड इंडेंटर इज यूज्ड, मतलब डायमंड इंडेंटर इसमें यूज होगा फॉर स्टील एंड सिमिलर हार्ड अलॉय के लिए। तो इसमें कहाँ पर, स्टील और सिमिलर हार्ड अलॉय के लिए डायमंड इंडेंटर यूज होगा। स्केल 60 kg पर काम करेगा। रॉकवेल बी स्केल, ये 100 kg विथ 1/16 इंच डायमीटर स्पेयर इंडेंटर
आर यूज फॉर एल्यूमिनियम अलॉय स्टील। तो ए स्केल स्टील एंड सिमिलर हार्ड अलॉय, बी स्केल एल्यूमिनियम अलॉय, ठीक है। सी स्केल 150 kg लोड विथ द डायमंड पिरामिड इंडेंटर यूज। कौन सा होता है, यहाँ डायमंड इंडेंटर यूज होता है, यहाँ पर स्पेयर इंडेंटर यूज हो रहा है, और इसमें डायमंड पिरामिड इंडेंटर यूज हो रहा है। एंड यूज फॉर किसके लिए, स्टील एंड सिमिलर हार्ड मटेरियल। तो रॉकवेल ए स्केल और रॉकवेल सी स्केल दोनों ही स्टील एंड सिमिलर हार्ड मेटल के लिए यूज होते हैं। बी स्केल एल्यूमिनियम अलॉय स्टील के लिए यूज होता है, ठीक है। इन दोनों तीनों में लोड अलग अलग है। ए टाइप का स्केल 60 kg का लोड, बी टाइप का स्केल 100 kg लोड, सी टाइप स्केल 150 kg लोड। आगे बढ़ते हैं। कॉपर अलॉय आर मेजर्ड इन के स्केल। कॉपर अलॉय किस में मेजर होता है, मेजर्ड इन के स्केल। पॉलीमर जो है वो ई एंड एम स्केल पर वर्क यूज होता है, ई एंड एम स्केल यूज फॉर हार्ड पॉलीमर। In compression test, the fracture in cast iron specimen would occur along an oblique plane। देखो भाई, जब भी फ्रैक्चर होगा कास्ट आयरन में होगा, ये मटेरियल क्या है, डक्टाइल है कि ब्रिटेल है, तो ब्रिटेल है। जब भी कोई ब्रिटेल मटेरियल जो है वो अगर उस पर जब टेंसर लोड लगेगा, तो इन कंप्रेशन टेस्ट दोनों साइड से इसको दबा दोगे, तो जब आप इसे दबाओगे तो इसका प्लेन जो है वो कैसा टूटेगा, ऑब्लिक, है ना। ऑब्लिक प्लेन का जो है इंक्लिनेशन पर उसका क्या है, प्लेन टूटेगा यानी फ्रैक्चर होगा। सो इन कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड ऑकर अलोंग ऑब्लिक प्लेन ऑफ 45 डिग्री। दिस प्लेन इज सब्जेक्टेड टू shear stress, as we know that cast iron is weak in shear, so failure occurs along the inclined of oblique plane, ठीक है। इन अ टेंसाइल टेस्ट नियर द इलास्टिक लिमिट जोन। तो इलास्टिक लिमिट जोन पर टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये है आफ्टर इलास्टिक लिमिट, यहाँ से अपन ने लगाया, यहाँ से जैसे एक जब अपन किसी पर बॉडी पर फोर्स लगाते, देखना है समझना, ठीक है। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। जैसे जैसे आप क्या करोगे, स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे तो मटेरियल क्या होगा भाई, आपने एक टेंसाइल टेस्ट करना है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है। जब से जैसे मटेरियल को खींचा जाएगा तो मटेरियल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। मटेरियल बढ़ेगा तो उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी आएगी। तो ए पॉइंट आपका प्रोपोर्शनल लिमिट हो जाता है ना। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब इस पॉइंट तक आते आते मटेरियल का क्या है, इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, अपन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट पढ़ते हैं, अप टू इलास्टिक लिमिट पढ़ते हैं, तो प्रोपोर्शनल लिमिट हो जाती है। ए पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट हो गई। इसके बाद फिर मटेरियल खींचा जा रहा है। अब जैसे ही मटेरियल और खींचा जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट जोन पे आ जाएगा। मतलब यहाँ तक भी अगर मैं मटेरियल को पकड़ के खींचता हूँ और छोड़ता हूँ तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। फिर अगर इससे ज़्यादा मैं इसे खींचता हूँ तो वो आ जाता है प्लास्टिक लिमिट पर, और प्लास्टिक लिमिट पर क्या होता है, मटेरियल अपनी ओरिजिनल अवस्था पर नहीं पहुंच पाता है, फिर वो क्या हो जाता है, खिंच चुका होता है। इसके बाद आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट पर क्या है, ये अपर यील्ड पॉइंट कहलाता है, ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है ना। मटेरियल क्या होता है, जैसे इस प्लास्टिक लिमिट पे खींचने के बाद उससे छोड़ते हैं तो वो उसकी यील्ड पोजीशन पर आने की कोशिश करता है, पर वो अपर और यील्ड पॉइंट के लोकेशन पर ही रहता है। इसके ऊपर जैसे ही उसको खींचा जाता है तो फिर ये लोअर यील्ड से क्या होता है, अपर यील्ड लोअर यील्ड से फिर क्या जाता है, ये फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंचता है, और फ्रैक्चर पॉइंट के बाद फिर ये फाइनली फ्रैक्चर पॉइंट पे फ्रैक्चर मतलब टूट चुका होता है। सो यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि इन टेंसाइल टेस्ट नियर द इलास्टिक लिमिट जोन, जैसे ही इलास्टिक लिमिट जोन पर आता है तो टेंसाइल स्ट्रेस डिक्रीजेज एट अ फास्टर रेट। जब टेंसाइल स्ट्रेस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है बहुत फास्ट रेट पर, बट उससे ज़्यादा जब खींचते हैं तो वो फिर क्या हो जाती है, यील्डिंग हो जाती है उस पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। In a tensile test on mild steel specimen, the breaking stress as compared to ultimate tensile stress। अब breaking stress माइल्ड स्टील स्पेसिमेन है, कौन सा है, माइल्ड स्टील स्पेसिमेन है। अब उसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है अपॉन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि टाइट टेंसाइल टेस्ट द माइल्ड स्टील स्पेसिमेन दैट ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी, कम होगी भाई।
है ना। क्यों होगी? क्योंकि इन अ टेंसाइल टेस्ट द माइंड स्टील स्पेसिमेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज लेस। ठीक है, ये इधर पे दिख ही रहा हुआ है। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से क्या होती है? कम होती है। ये दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिनेल हार्डनेस फॉर्मूला सिंपल सा है, इसको याद करना पड़ेगा। रटन विद्या मारो, ये इसका आंसर है 2p अपॉन पाई डी इंटू डी माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर लोड अपॉन एरिया। Brinell hardness tests are used to determine hardness of material to check quality level of product. देखो, applied load upon area and impression of indentation 2p upon pi d into d minus under root of d square minus small d square. ये रहा the percentage reduction in area in case of cast iron when it is subjected to tensile test is of order of, भाई क्या है 90% जो है 90 डिग्री ऑफ फेलियर, ये यहाँ पे 0% आ जाएगा। ठीक है, सो ब्रिनल टेस्ट अंडर टेंशन टेस्ट अंडरगोइंग ब्रिटल फ्रैक्चर देयर फेलियर प्लेन इज 90 डिग्री axis of load 90 degree of axis of load and the no elongation of the rod, that why the diameter remains same before and after the load. cast iron concrete इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। but in case of ductile material fit elongate then failure plane is 45 degree to the axis of load. फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील स्टडी लोड इज कितना होता है? तो वो होता है 4। ये याद रखना। द मेजर ऑफ रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या होती है भाई? क्या करता है मेजर रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट? क्या करता है? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटर। A measure of Rockwell hardness is the depth of penetration of indenter. The specimen in Charpy impact test is held a simply supported beam. So 4p टेस्ट किसके लिए होता है? सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है, आइजोट होता है कैंटिलीवर के लिए। मैंने थोड़ा सा ऊपर गलत बोल दिया, मतलब उल्टा हो गया। 4p टेस्ट जो बताया था वो सिंपली सपोर्टेड के लिए रहेगा भाई, है ना, और आइजोट टेस्ट जो है वो कैंटिलीवर के लिए रहेगा। जूमनी टेस्ट इज यूज फॉर द हार्डनेबिलिटी। देखो जूमनी टेस्ट जो होता है वो हार्डनेबिलिटी के लिए होता है। सो जूमनी टेस्ट इज यूज टू फाइंड द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील विच इज मेजर of the capacity of steel to harden the depth under the given set of condition. Which property of steel is measured using the Jumni test? तो Jumni test के लिए अगर आता है तो hardenability test होती है भाई, ये याद रखना। Jumni test is measured hardenability. The Jumni and conch test measure hardenability of steel. Hardenability is a measure of the ability of steel to be hardened and depth when conch form the austenizing temperature. इतना ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, हार्डनेबिलिटी टेस्ट होता है, ये याद रखना। कटिंग फोर्स एंड पावर इन्वॉल्व इन अ मशीन टूल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग डायनोमीटर। कटिंग फोर्स एंड पावर इन्वॉल्व इन अ मशीन टूल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द डायनोमीटर। भाई प्रेशर लगा रहता है, दिखता है उस पर। ठीक है, द नोच एंगल ऑफ द आइजोट इम्पैक्ट टेस्ट और 45 डिग्री पड़ा था। 4p और आइजोट दोनों के लिए नोच एंगल कितना होता है? 45, और कितना उसका जो डेप्थ होता है तो 2 mm के लिए होता है। नूब टेस्ट मेजर विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? सो हार्डनेस टेस्ट ही होता है, सब में हार्डनेस टेस्ट करते हैं भाई। नूब टेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P सी पी इंटू कैपिटल एल स्क्वायर। एल होता है लेंथ ऑफ इंडेंटेशन लॉन्ग अलॉन्ग इट्स लॉन्ग एक्सेस, पी होता है लोड इन केजीएफ, और सी पी की वैल्यू होती है 0.070279। ठीक है, इन टेस्ट इन टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्पेसिमेन नेकिंग स्टार्ट फ्रॉम। भाई नेकिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। चुम्बक है, मतलब च्युइंगम खाया है कभी? च्युइंगम खाने के बाद उसे चबाओ, चबाने के बाद उसे खींचो। सबसे पहले क्या होगा? वो थोड़ा सा खींचेगा, छोड़ दोगे तो अपनी जगह पे आ जाएगा, वो उसकी इलास्टिक लिमिट हो गई। उससे ज़्यादा पकड़े खींचोगे तो वो किस में पहुंच जाएगा? प्लास्टिसिटी में भाई। उसके बाद वो वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा, थोड़ा खींच चुका होगा। उससे ऊपर खींचते हो तो फिर क्या होता है? वो उसकी अपर और लोअर यील्डिंग पोजीशन पर पहुंच जाता है, और उससे ज़्यादा जब खींचते हो तो फिर क्या होता है? वो अल्टीमेट फ्रैक्चर स्ट्रेंथ पर पहुंच जाता है, जहाँ वो बिल्कुल पतला धागे की तरह बन जाता है। तो नेकिंग स्टार्ट होती है आपकी कहाँ से? होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट से, मतलब पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा? यू। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा खींच दो, यहाँ से ज़्यादा खींच दोगे तो फिर ये इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा यू।
हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील इज असेस्ड बाय, भाई हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील, स्टील की हार्डनेबिलिटी असेस करते हैं, किससे करते हैं भाई? तो अभी तो अपन पढ़ रहे थे हार्डनेबिलिटी टेस्ट, जुमनी टेस्ट एंड कॉन्स टेस्ट, यही तो है। द जुमनी एंड कॉन्स टेस्ट मेजर हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट यूज टू मेजर द टफनेस ऑफ द मटेरियल, Rockwell hardness test is used to measurement of the hardness of material which is related to the strength and wear resistance. Or open hole tensile test is used to determine of the age, crack, sensitivity of shared hole. इतनी चारों बातें याद रखना क्योंकि ये चारों में से ही पूछता है। जुमनी हार्डनेबिलिटी के लिए रहेगा, चार पी टफनेस, मटेरियल की टफनेस के लिए रहेगा, रॉकवेल हार्डनेस मेजर्ड हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, है ना, रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ वियर। इसके बाद ओपन एल टेंसाइल टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द एज, क्रेक, सेंसिटिविटी ऑफ शेयर्ड होल, बता दिया आप, काफी है। ब्रेनलेट हार्डनेस टेस्ट यूज इन द इंडेंटर दैट इज, क्या होता है? स्पेयर मेड ऑफ स्टील इन और टंगस्टन कार्बाइड। देखो इसमें स्पेयर का तो बनता है, अपन ने पढ़ा था, या तो स्पेयर मेड बाय स्टील का बनेगा, स्पेयर मतलब जो नीचे का वैसे होता है टेस्ट करने के लिए भाई। तो ये जो स्पेयर का हो, स्पेयर जो होगा वो या तो स्टील का होगा या फिर टंगस्टन कार्बाइड का होगा ब्रेनेल में, ठीक है। One of which the NDT method is used to determine internal weld defect या discontinuities. So one of which the NDT method, इनमें से कौन सी है used to determine the internal weld defect? अब इसमें से कौन सी है जो इंटरनल वेल्ड डिफेक्ट बताएगी? अब देखो रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है, मैग्नेटिक टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका लिक्विड पेंट्रेशन टेस्ट होता है, एडी करंट टेस्ट होता है। इन चारों के बारे में क्या अपन को पढ़ना है। एनडीटी क्या होता है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कैसे कहलाएगा? इस मेथड में क्या होता है, जो मटेरियल के कंपोनेंट होते हैं वो असेंबल हुए होते हैं, और जो मतलब इसका अपन डैमेजिंग जो है ना वो देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ एनडीटी और ये सब देखें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है, मतलब सारी चीज़ें असेंबल्ड हैं, अब उसको चेक करना है तो उसको कैसे चेक करोगे? तो रेडियोग्राफिक टेस्ट जो है वो होता है। क्या लिखा है इसमें, पढ़ लेते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज द मेथड which will test material component and assemblies for flow in the structure without damaging the क्या है their future usefulness। बात वही है भाई, पूरे की पूरी चीज़ें बनी हुई हैं, असेंबल्ड हैं, पर उसमें भी अगर कोई उसका टेस्ट करना है तो उसको कैसे करोगे? तो रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है, उससे समझ में आ जाता है। उसके अलावा कई प्रकार के और टेस्ट होते हैं जिसे एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोलते हैं। भाई इसको छुए बिगाड़े बिना अपन कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, कई टाइप के होते हैं, जैसे विजुअल और ऑप्टिकल इंस्पेक्शन, मैग्नेटिक पार्टिकल इन टेस्टिंग। ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कैसी होती है? क्या होता है, देखो ऊपर कुछ बॉल्स डाल देते हैं स्टील के, नीचे से मैग्नेट को क्या होता है, चलाया जाता है। तो जिस जगह पे क्या होगा, अगर कहीं क्रैक होगा या कुछ भी, हाँ जैसे क्रैक्स वगैरह होगा, तो बॉल्स क्या होंगी, मैग्नेट के कांटेक्ट में आकर वहाँ पर स्टेबल हो जाएंगी, मतलब फिर वो आगे नहीं भगेंगी। उन्हें रन कराया जाता है लेकिन वो क्या होती हैं, उस जगह पे आके खड़ी हो जाती हैं, उस जगह मतलब जिस जगह पे क्रैक होता है। सो इस तरीके के टेस्ट को मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट होते हैं। और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, एडी करंट टेस्ट हो गया, रेडियोग्राफिक टेस्ट हो गया, ये अल्ट्रासोनिक टेस्ट हो गया। सो एनडीटी मेथड टू डिटेक्ट इंटरनल वेल डिफेक्ट, है ना, तो इंटरनल वेल डिफेक्ट बाय द रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, ठीक है। इन कैपेसिटिव टाइप प्रेशर इन ट्रांसड्यूसर, capacitive type pressure transducer, when pressure is applied on to the diaphragm, the distance between the two metal plates changes, which in turn change the क्या, कैपेसिटेंस। भाई कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस ही तो काम करेगा। इन कैपेसिटिव टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर, when pressure is applied on the diaphragm, the distance between the two metal plates changes, which in turn change the capacitance. Which of the following is not the non destructive test? भाई इसमें से कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है? अभी हमने थोड़ी देर पहले नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार के डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं और कितने प्रकार के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। तो इनमें से कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव एंटिटी
मेथड, तो इनमें से कौन सी नहीं है? एक्सरे है या नहीं है? एक्सरे है। ठीक है, अब आंसर ही दिख रहा है तो बात ही खत्म हो जाती है। देखो निक ब्रेक टेस्ट जो होता है वो होता है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, विच इज़ नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो ये तीन जो हैं, डाई पेनिट्रेशन अभी अपन ने पढ़ा, मैग्नेटिक पार्टिकल मैंने समझाया, एक्सरे और रेडियोग्राफी जो है वो सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं। सिर्फ निक ब्रेक टेस्ट जो है वो डिस्ट्रक्टिव है। कितने प्रकार के होते हैं आओ इसको पढ़ते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है विजुअल टेस्टिंग, विजुअल टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग, भाई आंखों से दिख रहा है कि कहाँ वेल्डिंग में डिफेक्ट आया है। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, जहाँ पर मैग्नेट के बॉल्स डाल के उसको चेक कर लेते हैं। डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये चेक कर लेते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक मशीन से टेस्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग ईएमटी या एडी करंट टेस्टिंग ईसीटी, या ईएमटी या ईसीटी, ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो कितने होंगे? विजुअल, मैग्नेटिक, डाई पेनिट्रेशन, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एडी करंट, थर्मोग्राफी या इंफ्रारेड टेस्टिंग। ओके, ऑस्टिक पल्स क्या है, इन्फ्लेंट्री में भगवान जाने। फिर वाइब्रेशन एनालिसिस, और फिर पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन और एक्सरे टेस्ट। इतने प्रकार के बरन बरन के टेस्ट हैं भाई। इन सभी टेस्टों में एक चीज़ याद रख लो कि भाई जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं वो विजुअल, मैग्नेटिक, डाई, अल्ट्रा, एक्सरे, ईटीएम, ईसीएम, अकॉस्टिक पल्स, वाइब्रेशन, एक्सरे, ये सब चीज़ों से मिल रहे हैं। अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं? टेंसाइल होगा, बेंडिंग होता है, डबल शेयर होता है, सिंगल शेयर होता है, फ्लैटनिंग होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, एजुअल टेस्ट होता है, चारपी टेस्ट होता है, फ्रैक्चर टेस्ट होता है। ये जितने भी हैं वो सारे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं और उतने सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं। भगवान भला करे सबका। मेग्ना फ्लक्स इज, अब ये क्या होता है? एक नया जूम तारा है ना। मेग्ना फ्लक्स क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। देखो मेग्ना फ्लक्स जो होता है वो एक मतलब जैसे इंस्पेक्शन पार्टिकल, इसको समझाता क्या अपन बताता हूँ। देखो मैग्नेटिक पार्टिकल inspection, commonly referred to as Magna flux testing, is only effective at checking the flows located at or near the surface। बात समझ में आ रही है भाई? मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जो है वो कॉमनली रिफर्ड होते हैं मैग्ना फ्लक्स टेस्टिंग के। मतलब जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल हैं उनका इंस्पेक्शन टेस्ट होना है तो वो मैग्ना फ्लक्स टेस्टिंग से होगा। इफेक्टिव चेक होता है इसमें प्रॉपर सरफेस और पर। मैग्ना फ्लक्स टेस्टिंग यूज और मेटेलिक पावर, uses a metallic power, इसमें क्या metallic power और liquid along with the strong magnetic field probes to locate flow, and the method can only be used to material that can be magnetized. So magnaflux is a non-destructive, ये देखो NDT method है, non-destructive inspection technique that makes use of magnetic field and magnetic particle is locate flow of material। आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, a non-destructive inspection technique that makes use a magnetic field and magnetic particle of to locate flow of material। In Rockwell hardness testing, the hardness of material is measured by depth of indentation। अपन जब से ही पढ़ रहे हैं। The Rockwell hardness test is generally preferred, the quick and direct reading and desirable। This test is also performed when the material have hardness beyond the range of Brinell hardness test। In this testing method, the hardness of a material is measured by depth of indentation। This test has 9 scale of hardness, but A to H and K, ये जो क्या है 9 scale hardness, but B and C scale are widely used। जनरली क्या होता है इसमें 9 टाइप के स्केल हैं बट B और C जो है वो यूज होते हैं ज़्यादातर। अब इसकी ग्राम कहानी अपन ने पढ़ी थी कि A टाइप का स्केल 60 kg, B टाइप का स्केल 100 kg के आसपास था, कितना था ऐसा ही, और C टाइप का 150 kg। E एंड M पॉलीमर के लिए यूज होता है, K कॉपर के लिए यूज होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे 9 टाइप के स्केल, लेकिन जनरली B और C यूज होता है 100-150 kg के लिए। भाई B से अपन स्टील का टेस्ट देख लेते हैं, B से अपन है ना हाँ, और C से आपका शायद एल्यूमिनियम का रहता है, और पढ़ लेंगे। A carbon steel having a Brinell hardness number 100 should have ultimate tensile strength close to, close किसके पास नियर होता है?
तो कार्बन स्टील हैविंग द ब्रिलियंट हार्डनेस नंबर 100 शुड हैव अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्लोजर टू 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आंसर ये रहा आपका, ब्रिनल हार्डनेस नंबर आपको दिया हुआ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 इंटू बी एच एन, 3.5 से इसको 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 350। यहाँ पे दिया है खालिस्तान टेस्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, तो इम्पैक्ट टेस्ट आपका डिस्ट्रक्टिव है, क्रीप आपका डिस्ट्रक्टिव है, टेंसाइल टेस्ट डिस्ट्रक्टिव है, तो रेडियोग्राफी पढ़ पढ़ के थक गए अपन की नॉन डिस्ट्रक्टिव है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज अ वाइड ग्रुप ऑफ एनालिसिस टेक्निक यूज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी industries to evaluate the properties of a material, component or system without causing damage. Several entity methods are related to clinical procedure, clinical procedure such as the radiography, ultrasonic testing and visual testing. ठीक है। In Vickers hardness testing, the pyramid indenter approx is, भाई विकर हार्डनेस टेस्ट में इंडेंटर जो होता है यूज होता है वो कितना क्या है, कितना होता है, अप्रोक्स कितने डिग्री का होता है। अभी इसमें बताओ कितने डिग्री का होता है फिकर हार्डनेस टेस्ट में, ये कितने उसका डिग्री का होता है। तो ये लगभग आपका होता है 136 का। ठीक है, देखते हैं। Iod and Charpy test used to measure toughness and impact strength of material। अब हमने पढ़ा अभी आइजोड मटेरियल और चारपी टेस्ट जो होता है वो रफनेस और इम्पैक्ट टेस्ट के लिए यूज होता है। चारपी टेस्ट, द चारपी इम्पैक्ट टेस्ट ऑल्सो नोन एज द चारपी वी नोच टेस्ट, ठीक है, is a standardized high strain rate test which determine the amount of energy absorbed by material during fracture. This absorbed energy is a measure of a given material notch toughness. In this type of test, specimen is set like a simply supported beam. Charpy test specimen normally measured 55 inch into 10 into 10 mm, है ना, 55 into 10 into 10 mm and the 2 mm deep notch at the middle of the specimen surface. V shape notch 2 mm deep and 45 degree angle and 0.2 mm radius along the base. So आंसर इसका क्या आ जाएगा आपका, इसमें पूछ किस कर रहा है, विकर हार्डनेस के लिए पूछ रहा है, विकर हार्डनेस के लिए अपन बता रहे हैं कुछ और, कहीं गलत तो नहीं बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ओके, कहीं गड़बड़ कर दी है क्या। हाँ, ये रहा। इन विकर हार्डनेस टेस्ट पिरामिड इंडेंटेंस अप्रॉक्स 136 अभी हमने पढ़ा। अब इसको आगे ही बढ़ते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द माइल्ड स्टील स्पेसिमेन कैन बी रफली प्रिडिक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग हार्डनेस टेस्ट। सो आंसर आ जाएगा आपका ब्रिनल टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन कैन बी रफली प्रिडिक्टेड फ्रॉम Brinell hardness test. In this test, a standard hardened steel ball is pressed into the surface of the specimen by a gradually applied load for definite time. In Brinell hardness number of testing method, hardened steel ball are used as an indenter. Brinell hardness number क्या होता है 2p upon pi d into d minus under root of d square minus small d square kg mm, ये यूनिट ध्यान रखना। द कॉमन टेस्ट इज कैरीड ऑन मटेरियल, तो किस पे होते हैं जनरली, ब्रिटल मटेरियल पर टेस्ट होते हैं, क्योंकि हार्ड मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल, इन ब्रिटल मटेरियल आर स्ट्रॉन्ग एंड इन कंप्रेशन, सो द कंप्रेशन टेस्ट इज कैरीड ऑन ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, सो टेंसाइल टेस्ट कैरीड ऑन डक्टाइल मटेरियल। सो ब्रिटल मटेरियल के लिए कंप्रेशन टेस्ट होता है और डक्टाइल मटेरियल के लिए टेंसाइल टेस्ट होता है। जो टायर 4P के लिए मैं जब से पढ़ चुका हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टफनेस और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बताता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट यूजेस कहाँ पे होता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटर, द सिंपली मेथड टू डिटेक्टिंग द सरफेस फ्लो इन अ वेल्ड। सो ये अपन कैसे चेक करते हैं, अभी अपन ने पढ़ा डाई पेनिट्रेशन टेस्ट इज अ सिंपली मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द सरफेस फ्लो इन वेल्ड। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए ए ए।
Dye penetration test is also called the liquid penetration test or phenomena testing. It is widely applied on a low cast inspection method used to check surface breaking defects is all non-porous material. Dye penetration test is used to detect the surface defect in casting, forging and welding process. तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड आर नॉट, इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से जो है इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होता है नहीं होता है। अपन सीआरपी टेस्ट वगैरह जो करते हैं वो इम्पैक्ट टेस्ट जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। डाई पेंट्रेशन टेस्टिंग इज जनरली यूज एज लोकेटेड सरफेस डिफेक्ट। भाई डाई पेंट्रेशन टेस्टिंग किसके लिए होती है? सरफेस डिफेक्ट के लिए, है ना। इसके बाद द फ्लूइड यूज्ड बिटवीन प्रोब एंड द वर्कपीस इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज कॉल्ड कपलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनडीटी टेस्टिंग मेथड? इनमें से कौन सी एनडीटी टेस्टिंग मेथड नहीं है? सो इसमें से हार्डनेस टेस्टिंग जो है वो नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा इंस्टेंट टेस्टिंग का? कपिंग टेस्ट। Tensile strength of a material is obtained by dividing the maximum load during the test by the original cross section area. So tensile strength of a material is obtained by dividing the maximum load during the test by the original cross section area. The tensile strength stress is equal to क्या होता है? Force upon area होता है, maximum load upon original cross section area. During the tensile stress specimen of 1 kg 1 centimeter square cross section, maximum load observed was 10 ton and the area of cross section at neck was 0.5 centimeter square. सो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? तो यू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। मैक्सिमम लोड कितना लग रहा है आपका? 8 टन, है ना। और उसके बाद आपका ओरिजिनल एरिया कितना है? ओरिजिनल एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 8 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा किस में है? जेई में पूछा। द चारपी टेस्ट इज कंडक्टेड मेजर द टफनेस क्रीप फटीग इलास्टिक। आंसर ये हो जाएगा। चारपी वीनोस टेस्ट जो होता है वो हार्डनेस टेस्ट करता है, टफनेस टेस्ट करता है। When mild steel is subjected to tensile load, the fracture will conform cup and cone shape. The indentation hardness of material can be characterized by किसमें? None of these, इसमें से कोई नहीं है जिसको characterize कर सकते हैं। So Morse hardness scale, minerals, absolute, ये सब मुझे भी ज़्यादा knowledge नहीं है। द रॉकवेल नंबर रिफर्स टू द मटेरियल। अब रॉकवेल नंबर है मटेरियल का रिफर है भाई। रॉकवेल नंबर रिफर्स टू मटेरियल हार्डनेस। रॉकवेल हार्डनेस नंबर बेस्ड ऑन एन इनवर्स रिलेशनशिप टू द मेजरमेंट ऑफ द एडिशनल डेप्थ, जनरली 120 डिग्री स्पेयर कॉनिकल डायमीटर। इंडेंटेशन इज यूज फॉर द हार्ड मटेरियल। सो आंसर हो जाएगा आपका। हार्डनेस चेक करने के लिए सारे ये टेस्ट बने हुए हैं। सो टफनेस हार्डनेस का ध्यान रखना। रॉकवेल जो है वो हार्डनेस टेस्टिंग के लिए होता है। रिफर टू द मटेरियल फॉर द हार्डनेस टेस्टिंग जनरली 120 डिग्री स्पेयर कॉनिकल डायमंड इंडेंटर यूज फॉर हार्ड मटेरियल। ठीक है, 120 डिग्री स्पेयर कॉनिकल डायमीटर डायमंड इंडेंटर यूज होता है। वही अपन ने भी पढ़ा था ना एबीसी में। तो जब भी रॉकवेल टेस्टिंग की बात होगी तो डायमंड टेस्टिंग होगी। डायमंड टेस्टिंग होगी तो वो सी टाइप की होगी, है ना, बी और सी टाइप की। वहाँ पर कितने डिग्री का आपका स्पेयर कॉनिकल रहेगा? तो 120 डिग्री का रहेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी करना, है ना। इन टेस्टिंग ऑफ मटेरियल फॉर इंडोरेंस स्ट्रेंथ इट इज सब्जेक्टेड टू, क्या होगा? इट इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीटली रिवर्स लोड। मतलब इन टेस्टिंग ऑफ मटेरियल ऑफ इंडोरेंस स्ट्रेंथ इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीटली रिवर्स लोड। भाई बार बार अपन फटीक टेस्टिंग के लिए करते हैं ना, बार बार एक तार को पकड़ो और ऊपर नीचे करते रहो तो एक बार जाके क्या होता है? टूट जाता है। तो फटीक और इंडोरेंस लिमिट क्या होती है? इज अ स्ट्रेस लेवल बिलोंग टू द इनफिनाइट नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल कैन बी अप्लाइड बाय अ मटेरियल विदाउट कॉजिंग फटीक फेलियर। ठीक है, बार बार उसको ऊपर नीचे ऐसा करने पे क्या होता है? वो टूट जाता है। द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट इज, क्या आ जाएगा आपका? सो इसका आंसर है आपका 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 0.5 है और वहाँ 0 है। तो देखो द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया परफॉर्मिंग द टेंसाइल टेस्ट ऑन कास्ट आयरन इज लेसर देन 2%, जनरली 0.5%। तो आंसर हो जाएगा आपका डी।
है ना। less than 2%, 2 से कम होना चाहिए, या उसकी जो जनरली पूछा जाता है 0.5 होना चाहिए। सो आंसर है जाएगा ये। द हार्डनेस नंबर 1 ऑफ मोअर स्केल इज असाइंड टू, किसके लिए होती है? टाल। द हार्डनेस नंबर 1 ऑफ मोअर स्केल इज असाइंड टू क्या है? टेल। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ, टॉल्क, अरे पाउडर। मोअर स्केल इज mineral hardness in quantitative ordinary scale characterize such resistance of various materials through the ability of hardened material to scratch. Mohr's scales invented to the German scientist French Mohr has you assumed torque as Mohr scale 1 and diamond of Mohr scale 10 on the basis of scratch. Okay, वही पाउडर जैसा कुछ होता है, तो उसका मोहर 1 हो गया, और डायमंड जो कि इसे खरीदने में बहुत मेहनत लगेगी, तो उसका जो नंबर है वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कह रहे हैं। अब कितना कह रहे हैं भगवान जाने। कप एंड कोन टाइप फ्रैक्चर ऑकर्स ऑन इन द केस ऑफ राउंड स्पेसिमेन ऑफ टेक्टाइल मेटल। मतलब क्या हो गया? जैसे कप एंड कोन टाइप का एक फ्रैक्चर है, कप एंड कोन फ्रैक्चर जो है वो एक बार और अच्छे से यूट्यूब पे भी देख लेना, वो और समझ में आ जाएगा, है ना। अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक में ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में, तो कहीं अगर देखना हो तो कप कोन टाइप का फ्रैक्चर क्या होता है? जो मतलब एक राउंड स्पेसिमेन ऑफ डक्टाइल मटेरियल पर होता है, मतलब जैसे गोल मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल जैसे तोड़ते हैं तो वो ऐसे ही टूटते हैं, कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है। In a tension test, the fracture takes place along a crystallographic plane on which the normal stress, tensile stress is maximum. Such plane is called, ऐसे plane को अपन cleavage plane बोलते हैं। In a tension test, fracture take place along a crystallographic plane on which the normal tensile stress is maximum. Such plane is called the cleavage plane. The word Brinell is associated with the hardness testing. What is the common between Rockwell, Brinell and Shore? They pertain to hardness. इनसे hardness ही check करोगे. Which of the following element does not impart hardness to steel? Answer हो जाएगा copper. Which of the following is known as non-destructive test? So radiographic test, destruct NDT test है ना। सो बोथ अल्ट्रासोनिक और रेडियोग्राफिक टेस्ट जो हैं वो क्या है आपके? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, NDT। द हार्डनेस ऑफ लेथ बेड मटेरियल शुड बी मेजर्ड बाय, लेथ बेड कास्ट आयरन का बना होता है, सबको पता है। अब ये कास्ट आयरन का मटेरियल से बना हुआ जो बेड है उसकी हार्डनेस किससे चेक करोगे? हार्डनेस आपकी चेक होगी सोर स्क्लेरोस्कोप। The hardness of lath bed material should be measured by the Shore scleroscope. Lath bed, it is the bed foundation of the lathe. It is made by the chilled cast iron, है ना। कास्ट आयरन बताया ना। इट इज हैवी रग्ड एंड सिंगल पीस कास्टिंग मेड सपोर्टेड द वर्किंग पार्ट ऑफ द लेथ। The percentage elongation during the tensile test is indicative of, भाई percentage of elongation during the during tensile stress, ductility। बढ़ाओ, खिंचाओ, खींचते जाओ। The testing equipment which gives a very close approximation of a rod test is क्या है? Gauge, garage। The testing equipment which gives a very close approximation of a road test in garage is called क्या? 378। आंसर हो जाएगा इसका बी, चेसिस डायनेमोमीटर। अ चेसिस डायनेमोमीटर which gives a very close approximation of a road test in garage. A engine dynamometer is which gives power produced by an engine, and
Technometer is instrument measure the rotation speed of the shaft or disc, और engine tester is used to the engine parameter. तो भाई chassis dynamometer very close approximation of road test in garage, और इंजन डायनोमीटर जो है पावर प्रोड्यूस करेगा इंजन, उसका बताएगा। टेकोमीटर जो होता है, टेकोमीटर उस स्पीड को चेक करके बताता है, मतलब शाफ्ट का रोटेशन बताता है। इंजन टेस्टर जो होता है इंजन के पैरामीटर को बताता है। ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ अ स्पेसिमेन यूजिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन द पैरामीटर एक्चुअली मेजर्ड इंक्लूडिंग द लोड एंड एलोंगेशन। भाई यूटीएम में क्या होता है, टेंसाइल टेस्ट होता है। टेंसाइल टेस्ट होगा तो किस पर होगा, लोड और एलोंगेशन पर होगा। तो ये रहा आपका यूटीएम का टेस्ट। इसके बाद आ जाओ, सिलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस। देखो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है ए, इलास्टिक लिमिट होती है बी, फिर होती है यील्डिंग, उसके बाद फेलियर, आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट दिया है। डाई पेनिट्रेशन मेथड इज जनरली यूज फॉर दी सरफेस डिफेक्ट। डाई पेनिट्रेशन सरफेस डिफेक्ट के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू परफॉर्म फॉर द चेकिंग द हार्डनेस ऑफ द थिन सेक्शन। सो इसका आंसर हो जाएगा नूब टेस्टिंग। पतले सी जगह के लिए अपन नूब टेस्ट करते हैं ना। वेयर इज माइक्रो हार्डनेस टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड फॉर एप्लीकेशन वेयर द नेसेसरी टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वेरी प्रिसीसियस एरिया ऑफ द मटेरियल, or where the material of surface layer is exceptionally thin and hard, brittle, very shallow, carburized or nitrided surface. A small diamond penetration is loaded with a predetermined load ranging था 25 ग्राम से 3000 ग्राम। छोटे से एरिया के लिए होता है नूब टेस्ट। फिर से वही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव नेचर। तो इनमें से किसका डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है, तो यूटीएम इन सबका ही होता है। ये अल्ट्रासोनिक नॉन डिस्ट्रक्टिव है, रेडियोग्राफिक नॉन डिस्ट्रक्टिव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्ट ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव है। तो बचा क्या, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जिसको छोटी मतलब आंखों से देख सकते हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो भाई देखो यहाँ तक तो हो गया अपना काम एक यूनिट का। इसके बाद है अब अगला हार्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को अपन अगले वीडियो में लेंगे। थोड़ा सा कहीं कहीं पे वर्ड पढ़ने में 19-20 हुआ है तो भाई थोड़ा सा बुरा मत मानना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही होती है सारी चीज़ें, और लैंग्वेज में थोड़ा सा अपने 19-20 रहता ही है। सो अपने को ध्यान रखना है मेन क्वेश्चंस पर। बेसिकली आज का जो अभी का जो चैप्टर था, अपना चैप्टर था मशीन मैकेनिकल टेस्टिंग पे। एक ओवरव्यू देखें तो सिंपली बात करें, देखो रॉकवेल टेस्ट हमने पढ़ा, डक्टिलिटी टेस्ट पढ़ा, टफनेस टेस्ट पढ़ा, है ना, इलांगेशन पढ़ा, डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पढ़ा। तो इस पूरे से सेक्शन में जो मुझे लगता है पूछा जाना है, अगर पूछा जाता है तो या तो फिर वो यूटीएम टेस्टिंग वगैरह के लिए पूछेगा या कंप्रेसिव टेस्टिंग के लिए पूछेगा। इसके अलावा अगर पूछता है तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट वगैरह के लिए अगर पूछता है तो सिंपली क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इनमें से आएंगे। तो हमको क्या है, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं और इनका जो एरिया है वो इतना पकड़ के रखना है। सो अगले वीडियो में अपन देखते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। बने रहिए अपने साथ, मजे आएंगे, मजे करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।